ये आपके सेक्शन 25A में कहा गया है। ठीक है, चलिए देखिए कि सीआरपीसी कितनी अच्छी लग रही थी आपके। और देखो डियर स्टूडेंट, इसके बाद आप लोग को हम ये बताना चाहते हैं कि जैसे कोई पर्सन जब ऑफेंस करता है तो वो बन जाता है एक्यूज्ड। जब कोई व्यक्ति अपराध करता है, जैसे उसके खिलाफ एफआईआर हुई, वो बन गया एक्यूज्ड। तो एक्यूज बनने के बाद या तो पुलिस उसको अरेस्ट कर ले, और पुलिस उसको अगर अरेस्ट नहीं करता है, नहीं कर पाता है, वो खुद ही कोर्ट में सरेंडर कर जाए, आत्मसमर्पण, तो प्रोसीजर आगे बढ़ेगा। लेकिन क्वेश्चन ये होता है कि ऑफेंस किया, भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है, छिप रहा है, छिप रहा है। डेली आप मीडिया में देखते हैं कि ये अपराधी भाग रहा है, छिप रहा है। तो ऐसे कंडीशन में ध्यान रखिएगा, जो प्रोसेस अडॉप्ट किया जाता है, प्रोसेस टू कंपेल, हाजिर होने के लिए विवश करना, किसको? उस एक्यूज पर्सन को। तो इस पे देखो क्या क्या प्रोसेस है, इस पे हम लोग पढ़ते हैं अंडर सेक्शन 61 से 90। इसमें एक्यूज पर्सन के अगेंस्ट सबसे पहले जो प्रोसेस लाया जाता है, सम्मन। ये सबसे शुरुआत की होती है, उसको सम्मन भेजा जाता है। और अगर थाने के थ्रू गया है तो थाने का कोई कांस्टेबल वो सम्मन को उसके घर पर जाएगा लेकर, अगर घर पर मिल जाएगा तो उसको सम्मन दिखाकर सम्मन के पीछे उससे सिग्नेचर करा लेगा। सम्मन में ये लिखा रहता है कि किस कोर्ट में, किस तारीख को, कितने बजे, किस मामले में आपको आना है। एक्यूज को पता चल गया। मान लीजिए वो घर पर नहीं मिलता, अगर कोई बिजनेस करता है तो उसके दुकान पे चले जाओ, कोई सरकारी नौकरी करता है तो उसके डिपार्टमेंट में चले जाओ, कोई वो कारपोरेट सेक्शन में या प्राइवेट काम करता है तो उस कंपनी में चले जाओ। अब अगर कहीं पर नहीं मिल रहा है तो सम्मन की कॉपी को उसके घर के विजिबल प्लेस पर, मेन डोर पर चिपका दो, जो मुख्य द्वार हो वहीं पर उसको पेस्ट कर दो, ताकि जब कभी वो आवे तो देखे कि मेरे खिलाफ कोर्ट से सम्मन आया है, वो हाजिर हो जाए। मान लीजिए सम्मन को चिपकाने के बाद जिस डेट पर उसको बुलाया गया वो डेट बीत गई, नहीं आया, न तो कोर्ट में आया और न पुलिस स्टेशन पर गया, कहीं नहीं गया। तब कोर्ट क्या करती है, उस डेट के बाद उसके खिलाफ वारंट इशू करती है, वारंट। और वारंट में भी शुरू में BW और फिर इसके बाद NBW। ठीक, BW में पुलिस को अधिकार दिया जाता है, कहीं दिखाई पड़े पकड़ लो। लेकिन अगर दो प्रतिष्ठित व्यक्ति उसकी जमानत लेने को तैयार हो तो उसको आप जमानत पर छोड़ दो। पुलिस को कहा गया है उन व्यक्तियों की जिम्मेदारी हो तो उसको हाजिर करे, और इसके बाद भी वो नहीं मिल रहा है, भाग रहा है, तो NBW, नॉन अवेलेबल वारंट। सपोज करिए इतनी प्रोसेस के बाद भी वो हाजिर नहीं हुआ, तब क्या होगा? प्रोक्लेमेशन, उद्घोषणा। अब देखिए जिले में उसके फोटो मीडिया में दे दी जाएगी, न्यूज़पेपर में दे दिया जाएगा, दीवारों पे पोस्टर चिपका दिया जाएगा, बाजा बजा के बता दिया जाएगा, सुनो सुनो सुनो, ये व्यक्ति अपराध करके भागा है। ठीक है, किसी को दिखाई पड़े तो वो पुलिस को बता दे, कोई व्यक्ति अपने घर में इसको छिपाए ना, तरह तरह से उद्घोषणा कर दी जाएगी कि वो व्यक्ति हाजिर हो जाए, जिसको हम लोग CRPC में कहते हैं अंडर सेक्शन 82। ठीक, अगर 1 महीना बीत गया इसके बाद भी वो हाजिर नहीं हुआ, तब लास्ट में प्रोसीजर होता है अटैचमेंट। अटैचमेंट कुर्की सुनते हैं आप लोग, अंडर सेक्शन 83। अब उसके घर में खाने पीने की चीज को छोड़ दो, जो सामान हो उसको कुर कर लो, उसकी 3 कॉपी बना लो। ओरिजिनल जो जो सामान मिल रहा है, सोफा मिला, फ्रिज मिला, AC मिला, कुर्सी मिली, लिस्ट बना लो। ओरिजिनल कॉपी कोर्ट को दे दो, सेकंड कॉपी उसके घर के मेन द्वार पे चिपका दो, ताकि आवे, देखे, उस कॉपी के साथ आवे तो उसका सामान उसको वापस कर दिया जाएगा, प्लस उसको कस्टडी में ले लिया जाएगा। और तीसरी प्रति रहती है कोर्ट में। ये है किसी व्यक्ति को कंपेल करना, विवश करना
कि आप न्याय प्रक्रिया से क्यों भाग रहे हो, न्यायालय का सामना करो। ये आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और देखिए आज के वीडियो में एक लास्ट चीज़ आप लोग को बता देते हैं उसको। बाकी देखिए ये जो क्लास है ये सीरीज में चलेगी, इसका सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट भी आप लोग को मिलेगा। तो आप लोग जब सारे पार्ट को एक साथ देखोगे एक एक करके तो आपको पूरी सीआरपीसी कंप्लीट हो जाएगी। जब ये सीरीज कंप्लीट हो जाएगी तो कोई नया पेपर आप लोग के लिए लिया जाएगा और उसमें भी सीरीज 1, 2, 3 के रूप में आपके सामने रखा जाएगा। देखो डियर स्टूडेंट, आज आपके सामने एक और चीज़ डील करना चाहते हैं, मेंटेनेंस। मेंटेनेंस जिसको हम लोग कहते हैं भरण पोषण। भरण पोषण इसके बारे में जो प्रोविज़न है अंडर सेक्शन 125 से 128 सीआरपीसी। ठीक, इंटरव्यू में पूछा जाता है कितनी धारा में है, तो स्टूडेंट कहता है 3। अरे 3 कैसे है, 4 सेक्शन है। ये लो 125, 126, 127, 128। तो इसमें देखो मेंटेनेंस के बारे में कहा गया है। तो वैसे तो पहली बार जो मेंटेनेंस के प्रोविज़न थे वो 1956 में बनाए गए थे और उसका नाम था हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956। दैट इज सिविल नेचर सूट, वो सिविल नेचर का सूट होता था। जब हम लोगों की नई सीआरपीसी बनाई गई, इस चैप्टर को सीआरपीसी में मेंट रखा गया, किसमें, सब्सटेंटिव लॉ में, मौलिक विधि में, सारवान विधि के रूप में। क्या आपको मालूम है कि जब ये सब्सटेंटिव लॉ है तो इसका प्रोसीजर लॉ क्या है, ये प्रोसीड कैसे होगा, इसका प्रोसीजर लॉ भी सीआरपीसी में है। कैसे सीआरपीसी में, ध्यान से देखो। देखो 125 में कहा गया है कि एक अगर सक्षम व्यक्ति है, यानी फिट है मानसिक रूप में, शारीरिक रूप में, तो उसको किन किन लोगों के ऊपर उसकी जिम्मेदारी है मेंटेनेंस की। तो सबसे पहले स्टूडेंट कहता है अपनी वाइफ की। अरे डियर स्टूडेंट, जब शादी करेगा तब वाइफ का मेंटेनेंस करेगा, बिना शादी के करेगा? क्योंकि बिना शादी के आप लोग बड़ा मेंटेनेंस करते हो लोगों का, तो वही दिमाग में रहता है। अरे सबसे पहले बताओगे मदर फादर, मदर प्लस फादर। देखो जब तक आप 0 ईयर से 18 ईयर तक थे तब तक मदर फादर ने आपको रोटी दिया, कपड़ा दिया, मकान दिया, आपको एजुकेशन दिया, आपका बीमार होते थे दवा दिलाया। अब आप हो गए एडल्ट, आप हो गए वयस्क, आप हो गए सक्षम, अब वो हो गए ओल्ड। तो सबसे पहले आपकी जिम्मेदारी है मदर फादर की, नंबर 1। दूसरा, अगर आपकी शादी हुई है तो आपकी जिम्मेदारी है वाइफ की। और अगर इसके बाद वाइफ के साथ रहते हुए बच्चे हो गए तब आपकी जिम्मेदारी है चिल्ड्रेन की। तो आज से इस सीरीज को याद रखना। ये कहा गया कि एक सक्षम व्यक्ति को अपने पेरेंट्स की, अपनी वाइफ की और अपने जो चिल्ड्रेंस हैं उनकी मेंटेनेंस करना है, सेक्शन 125 कहता है। अब अगर कोई व्यक्ति मेंटेनेंस नहीं करता, हीला हवाली करता है, तो ये कहा गया कि चाहे पेरेंट्स, चाहे वाइफ और चाहे चिल्ड्रेन, ये ला सकते हैं कंप्लेंट। इसकी एफआईआर नहीं होती, कंप्लेंट केस है। इसकी आप लाओगे कंप्लेंट, और कंप्लेंट कहाँ लाओगे, फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट के कोर्ट में। वो फर्स्ट क्लास या तो एसीजीएम होंगे या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होंगे। ठीक, अब देखिए इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है वाइफ मेंटेनेंस कब नहीं प्राप्त कर सकती। ये है सेक्शन 125 का पार्ट 4 उपखंड 4। ऐसी कौन सी कंडीशन है जब वाइफ मेंटेनेंस नहीं प्राप्त है? नो वाइफ शैल बी इंटाइटल टू मेंटेनेंस। पहला, अगर वाइफ एडल्ट्री कर रही है, यदि वाइफ जार कर्म कर रही है। जार कर्म आप लोग जानते हैं, जो जार कर्म है वो आईपीसी में पहले ऑफेंस था, अब वो आईपीसी के ऑफेंस से हटा दिया गया। ठीक, कोई मैरिड वुमेन्स
अपने हस्बैंड के अलावा किसी अन्य पुरुष के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करती है और कंसेंट देकर, और उस थर्ड पुरुष को ये मालूम रहता है कि शी इज मैरिड वुमेन, तो उस ऑफेंस को कहते थे जार कर्म 497 में आईपीसी में। जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में वो खत्म हो गया। तो ये दिमाग पे कुछ स्टूडेंट के आ गया है कि अब वो जार कर्म अपराध नहीं है, तो अगर कोई जार कर्म कर रहा है तो उसका पति उसका भरण पोषण करेगा। कतई नहीं। जब जार कर्म अपराध था तो आप बताइए उस समय मैरिड वुमेन्स को कोई पनिशमेंट दिया जाता था? कोई पनिशमेंट नहीं था आईपीसी में। तो ये ध्यान रखिएगा, आज भी अगर कोई लेडीज जार कर्म कर रही है, आज भी उसको पहले भी पनिशमेंट नहीं था, आज भी पनिशमेंट नहीं है। तो ये ध्यान रखिएगा 125 में जो नंबर 1 है एडल्ट्री, अगर एडल्ट्री कर रहे तो आज भी हस्बैंड को ये राइट्स है कि उसको मेंटेनेंस न दे। नंबर 2, अगर वो विदाउट रीजनेबल रीजन, बिना कोई युक्त कारण के पति का घर छोड़ देती कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, तो ऐसी स्थिति में हस्बैंड को कहा गया है कि आप मेंटेनेंस देने के लिए बाउंड नहीं है। तीसरी कंडीशन है कि अगर हस्बैंड और वाइफ में म्यूचुअल कंसेंट, पारस्परिक सहमति से विवाह विच्छेद हो जाता है, तो ऐसे कंडीशन में जो वाइफ है वो मेंटेनेंस नहीं प्राप्त करेगी। ये तो 3 कंडीशन 125 के 4 में दिया गया है। 2 कंडीशन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आप लोगों के लिए बताया है। उसमें से एक कंडीशन ये है कि अगर वाइफ सफिशिएंट अमाउंट अर्न कर रही है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, साइंटिस्ट है, ऑफिस स्टाफ है, आज आप देखते हैं कि मैक्सिमम लेडीज जॉब करती है, तो वाइफ हस्बैंड की कोई ड्यूटी नहीं है कि उसको मेंटेनेंस दे, क्योंकि मेंटेनेंस आर्टिकल 21 का वायलेशन न हो इसलिए दिया जाता है, अनुच्छेद 21 का उल्लंघन न हो, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का उल्लंघन न हो, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का उल्लंघन न हो, इसलिए दिया जाता है। तो जब वो सफिशिएंट अमाउंट कमा रही है, खा रही है, पी रही है, तो ठीक है। एक तो ये कहे, इसके बाद अगर वो रीमैरिज कर लेती है, तो जब रीमैरिज कर लेती है तो जिसके साथ रहेगी सेकंड हस्बैंड वो उसको खिलाए पिलाएगा। अब आ जाओ चिल्ड्रेन पे। देखो, अगर कोई मेल है, बालक है, 18 साल की उम्र तक ही अपने माता पिता से मेंटेनेंस मांग सकता है, उसके बाद नहीं। अगर वो फीमेल है, बालिका है, 18 साल के बाद भी वो अपने फादर मदर से मेंटेनेंस ले सकती है जब तक उसकी शादी ना हो जाए। देखो, शादी में यहाँ पर एक शर्त है, अगर 18 साल के बाद उसके मदर फादर ने उसके लिए एक योग्य वर ढूंढ दिया, अच्छा सा लड़का ढूंढ दिया, अब वो मना करती है कि मैं शादी नहीं करूंगी अभी, तब मदर फादर उसको मेंटेनेंस देने के लिए एलिजिबल नहीं है। ये ध्यान रखिएगा। देखिए, जो मेंटेनेंस का ये चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, ये हिंदू महिलाओं के लिए बनाया गया था, लेकिन क्या हुआ कि 1985 में जब हमारे प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे, उस समय एक केस आया। उस केस का नाम आप लोग याद रखना, मोहम्मद, हम लिख दे रहे हैं, देखिए उस केस का नाम है मोहम्मद अहमद हुसैन वर्सेस शाहबानो। देखिए, शाहबानो के नाम से ज़्यादा फेमस है ये केस, शाहबानो, AIR 1985 सुप्रीम कोर्ट। ठीक, इस पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दे दिया कि मुस्लिम महिलाएं भी अपने शौहर से सेक्शन 125 CRPC में मेंटेनेंस ले सकते। जब ये निर्णय आया तो इसका कुछ विरोध हुआ कि शरीयत के कानून के अगेंस्ट है, क्योंकि जो शरीयत का कानून है वो कहता है कि एक लेडीज को अगर उसके हस्बैंड ने तलाक दे दिया है
तो केवल इद्दत के टाइम तक वो मेंटेनेंस ले सकती है। तो बाद में 1 साल के बाद संसद के द्वारा एक कानून बनाया गया। ध्यान करिए, इस कानून का नाम भी आप लोग याद रखिए, आप लोगों के लिए देखिए हम लिख दे रहे हैं। और इस कानून के द्वारा ये कह दिया गया, देखो कानून का नाम लिखिए, मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स ब्रैकेट बंद एक्ट 1986। देखो इसको हिंदी में कहते हैं मुस्लिम महिला ब्रैकेट में तलाक के पश्चात अधिकारों का संरक्षण, अधिनियम 1986। देखिए इस कानून, संसद के द्वारा ये कानून पारित किया, उस समय महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा इस पे हस्ताक्षर हुआ और इसको तत्काल लागू कर दिया गया। तो वर्तमान स्थिति ये है कि जो धारा 125 है वो हिंदू लेडीज़ के ऊपर भी लागू होता है, मुस्लिम लेडीज़ के ऊपर भी लागू होता है। ये आपके प्रीलिम्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो डियर स्टूडेंट, आज आप लोगों को हमने जो सीआरपीसी का क्रीम टॉपिक था उस पे हमने आप लोगों के साथ डिस्कस किया। आप लोगों को टॉपिक समझ में आया होगा। कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर लिखिएगा कि आपको लेक्चर कैसा लगा। और आपको हम ये बताना चाहते हैं कि सर की जो परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस है वो लगभग 31 ईयर कंप्लीट हो चुका है, 32वें वर्ष में प्रवेश कर दिया है। और इसके साथ साथ उसी समय से रेगुलर लॉ के नोट्स आप लोगों के लिए पब्लिश होते रहते हैं। इस समय जो करंट समय में आप लोग के लिए लॉ के नोट्स आए हैं, तो देखिए एक एक करके आपको बताते हैं। ये आप लोगों के लिए ही तैयार किए गए हैं। जनरल स्टडीज़ के स्टूडेंटों के लिए हिंदी वॉल्यूम 6 वॉल्यूम है, हिंदी मीडियम के 6 वॉल्यूम इंग्लिश मीडियम के हैं। इसके साथ साथ देखिए आप लोगों के लिए आईपीसी प्री और मेंस के नोट्स रेडी हैं, सीआरपीसी प्री और मेंस के नोट्स रेडी हैं, एविडेंस एक्ट के प्री और मेंस के नोट्स रेडी हैं। इसके बाद देखिए जो लॉ के पेपर होते थे, इंटरनेशनल लॉ यूपी में आता है, उत्तराखंड में आता है, रेडी है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के नोट्स रेडी है। जूरिस्प्रूडेंस जो यूपी का बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है, आप लोग के लिए रेडी है। इसके बाद देखिए डियर स्टूडेंट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, संविदा अधिनियम, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, इसके भी नोट्स आप लोग के लिए रेडी हैं। देखिए 5 स्टेट्स के जुडिशरी के जो सिविल जज के एग्ज़ाम होते हैं उसके गाइड आप लोग के लिए रेडी है। वो 5 स्टेट है उत्तराखंड, एमपी, बिहार, यूपी और राजस्थान। ये देखिए आप लोग के लिए ये लगा हुआ है। इसके बाद आप लोग के लिए जो है 3 स्टेट के यूपी के एपीओ, 3 स्टेट के एपीओ का है उत्तराखंड, बिहार और यूपी, उसका आप लोग के लिए रेडी है। देखिए 2 स्टेट के एचजीएस का गाइड आप लोग के लिए रेडी है, बिहार एचजीएस और यूपी एचजीएस। इसके बाद देखो डियर स्टूडेंट, आप लोग के लिए एक इंटरव्यू की किताब बहुत पहले तैयार कर दी गई थी, जिसको पढ़कर बहुत से स्टूडेंटों ने जुडिशरी में क्वालिफाई किया है। हाउ टू प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू। जो स्टूडेंट बार काउंसिल का एग्ज़ाम देते हैं, जो 18 नंबर का होने जा रहा है और 17 नंबर का रिजल्ट आने वाला है, उनके लिए ये मैटर है। इसके बाद डियर स्टूडेंट, आप लोग के लिए माइनर एक्ट, जिसमें लिमिटेशन एक्ट, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, उसका मैटर आप लोग के लिए रेडी है। और देखिए जो आप लोग के एग्ज़ाम में आता है केस लॉज, प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से मेंस के पॉइंट है, ये एक जगह आपको कलेक्ट करके मिल गया है केस लॉज। और इसमें साथ साथ जो लैटिन मैक्सिम होती है लैटिन की, वो पूरा आप लोग के लिए कंप्लीट है। केस लॉ और लैटिन मैक्सिम के नाम से एक लॉ के नोट्स आप लोग के लिए पब्लिश कर दिए गए।
डियर स्टूडेंट, आप लोग के लिए राजस्थान जेएलओ जो वैकेंसी बहुत ही जल्दी आप लोग के लिए आने वाली है, बहुत अच्छा एग्ज़ाम होता है। तो इसके लिए आप लोग के लिए लॉ के नोट्स और साथ साथ जो वहाँ पर हिंदी और अंग्रेजी आती है उसके भी आपके लिए नोट्स रेडी हैं। इसके बाद डियर स्टूडेंट, आप लोग बताना चाहते हैं कि जो परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस है वो जो 31 ईयर से चल रहा है आप लोगों के लिए, उसमें हर महीने की 1 तारीख को नया बैच स्टार्ट होता है और इसमें आप लोग को एक दिन में 4 क्लास मिलती है। सुबह 9 बजे से 10 बजे की जो क्लास होती है मॉर्निंग की, वो होती है माइनर एक्ट की। जिस स्टेट में जो माइनर एक्ट आता है या लोकल लॉज आते हैं उसकी क्लास चलती है। 11 बजे से 12 बजे दिन में आप लोग की क्लास चलती है मेंस की। शाम को 6:30 बजे उदय बैच पर आप लोग के प्रीलिम्स की क्लास चलती है। रात को 8 बजे फाउंडेशन बैच है जो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो एडवोकेट है, सर्विस क्लास के लोग हैं, हाउसवाइफ है, जिनको दिन में टाइम नहीं मिलता, उनके लिए शाम को 8 बजे बैच चलता है। तो आप इनमें से किसी भी बैच से जुड़कर अपना कोर्स को ले सकते हैं। और देखिए 2 नंबर है सर के, आपके स्क्रीन पर शो कर रहा है 9335144265। ये आपके नोट्स के हैं। आपको जो नोट्स मंगाना है इस पर आप क्या करेंगे, अपना पोस्टल एड्रेस सेंड कर देंगे पिन कोड के साथ। जो लोग क्लास करना चाहते हैं 9005078691 पर अपना आधार की फेस साइड और बैक साइड स्क्रीनशॉट डाल देंगे। और देखो डियर स्टूडेंट, आप लोग को लास्ट में एक चीज़ बता देना चाहते हैं कि जो जुडिशरी का एग्ज़ाम है वो 2 तरह का है। एक तो बहुत सरल है, एक बहुत कठिन है, बीच का नहीं है। बीच का कोई जगह नहीं है, या तो सरल है या तो कठिन है। देखो कठिन किसके लिए? कठिन उसके लिए जिसको लॉ का फंडा क्लियर नहीं है। रट्टू तोता होने से काम नहीं चलेगा, ना कोई गाइड पढ़ने से काम चलेगा। उसके लिए आपको सब्जेक्ट की जानकारी रखनी पड़ेगी, किस सेक्शन को कहाँ कोरिलेट करना है, कहाँ पर कौन सा केस ला डालना है। उन स्टूडेंटों ने जिसने 1 साल 1.5 साल अच्छी स्टडी कर लिया इस पैटर्न पर, उसके लिए जुडिशरी सरल। जिस स्टूडेंट को लॉ का फंडा नहीं क्लियर हुआ उसकी जुडिशरी नहीं निकलती। तुक्का से जुडिशरी में काम नहीं चलता। तो आपको जुडिशरी के लिए क्या करना है, लॉ के सारे प्रोविजंस के फंडा को क्लियर होना चाहिए। इसके साथ हाउ टू राइट करेक्ट आंसर मेंस में होना चाहिए। तीसरा आपके साथ होना चाहिए कि जो आप इंटरव्यू देने जाते हो जिसका नाम है पर्सनालिटी टेस्ट, उसके लिए आपकी पर्सनालिटी इतनी अच्छी होनी चाहिए। पर्सनालिटी का मतलब लीगल नॉलेज। पर्सनालिटी का मतलब ही नहीं कि आप बड़े स्मार्ट लग रहे हैं, गोरे लग रहे हैं, कुछ नहीं। आपके अंदर जुडिशियल माइंड प्रॉपर होना चाहिए, क्योंकि आपका जुडिशियल माइंड वहाँ पे ऑनरेबल हाई कोर्ट के जज साहब चेक करेंगे, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर चेक करेंगे, साइकोलॉजिस्ट चेक करेंगे, जिनके रूम में आपका इंटरव्यू होगा मेंबर चेक करेंगे। तो वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तैयारी होती है। तो देखो डियर स्टूडेंट, आप लोग के लिए इसीलिए सर बीच में आए हैं। बहुत दिन हो गया डियर स्टूडेंट आप लोग की क्लास लेते 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 लेते, ठीक है। अब हम लोग लास्ट पड़ाव पर है, जितने दिन 8 साल 10 साल और पढ़ा सकते हैं। ऐसा थोड़ी नहीं है कि अभी भी 30 साल 40 साल सर और पढ़ाएंगे। तो जो हमने अनुभव गेन किया, जो स्टूडेंटों ने गलती किया, जो स्टूडेंटों ने कहना माना, उसी को आप लोग के बीच में समय समय पर शेयर करते रहते हैं, ताकि आप लोग वो गलती न करने पाएँ, फर्स्ट अटेम्प्ट में आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लें। थैंक यू माय